26 नवंबर 2014 में वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में फेडरल लैंड का एक प्लॉट एकदम खाली दिखाई पड़ता है। लेकिन जिन्हें इसके बारे में मालूम है वो जानते हैं कि यह बायोलॉजिकल रिसर्च एरिया 12 की लोकेशन है। ये एक बड़ी एससीपी फाउंडेशन फैसिलिटी है जिसमें बायोलॉजिकल एंटिटीज और हैजर्ड्स टिश्यू सैंपल पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एरिया पर मौजूद पर्सनल के लिए वो दिन वैसे ही काफी चैलेंजिंग था। उन्हें जो टेक्निकल ग्लिच समझ आ रही थी वो वाकई सिस्टम का फेलियर था और वो एक लार्ज स्केल कंटेनमेंट ब्रीच के साथ डील कर रहे थे। SCP-13 के डेडली ब्लेडेड पेटल्स हवा में ड्रिफ्ट कर रहे थे। एसिडिक SCP-153 राउंड वॉर्म्स ब्रीड कर रहे थे। SCP-811 इधर उधर दौड़ रहे थे। कई सारे एमनीजिया इंड्यूस करने वाले SCP-939 जीव एस्केप कर चुके थे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूरा डिजास्टर था। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरह जब हेलीकॉप्टर, ब्लेड और हैवी मिलिट्री गाड़ियों के इंजन की आवाजें आने लगी तो ये समझ आ गया था कि चीजें अब और भी बदतर होने वाली हैं। स्टाफ के मेंबर्स को थोड़ी राहत मिली कि मोबाइल टास्क फोर्स के रीइंफोर्समेंट इतनी जल्दी आ गए थे क्योंकि एरिया 12 काफी आइसोलेटेड था। किसी भी कंटेनमेंट ब्रीच को कंट्रोल करने के लिए साइट पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ को बड़ी गन्स की जरूरत थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनमें से ज्यादातर के लिए ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी। जल्द ही प्रोटेक्टिव टेक्टिकल गियर पहने आर्म्ड ट्रूप्स फैसिलिटी में एंटर करने लगे। मदद मांगने के लिए स्टाफ मेंबर्स उनकी ओर दौड़े, लेकिन ये सोल्जर्स एससीपी फाउंडेशन या मोबाइल टास्क फोर्स के नहीं लग रहे थे। इन्होंने ग्लोबल अकल्ट कोलिशन का भी कोई सिंबल नहीं पहना हुआ था। यहाँ कुछ अलग चल रहा था। फिर भी फाउंडेशन के पर्सनल इनसे मदद की भीख मांग रहे थे। इन्हें काफी देर बाद समझ में आया कि ये ग्रुप उन्हें बचाने नहीं आया था। उन सोल्जर्स ने अपनी असॉल्ट राइफल से उन लोगों पर गोलियां चला दी। जब असली मोबाइल टास्क फोर्स फाइनली वहां पहुंची तो उनके सामने का नजारा बहुत ही दर्दनाक था। ज्यादातर फाउंडेशन पर्सनल को गोलियों से मारा जा चुका था और कल्प्रिट्स का कोई नामो निशान तक नहीं था। इससे भी बदतर कई सारे SCP-939 जीव मिसिंग थे। ये झुंड में शिकार करने वाले जीव होते हैं जो अमनेस्टिक केमिकल्स की मदद से अपने शिकार को आकर्षित करते हैं। ये एनोमलीज खुद में ही काफी खतरनाक होती हैं, लेकिन अगर किसी को पता हो कि इन्हें यूज कैसे करना है तो एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। मोबाइल टास्क फोर्स मेंबर्स को पता था कि वो किसके साथ डील कर रहे हैं। कंटेनमेंट ब्रीच के दौरान SCP फाउंडेशन की फैसिलिटी में इस तरह की हाई कैजुअलिटी करने की हिम्मत केवल एक ही ग्रुप की हो सकती थी, द केओस इंसर्जेंसी। मोबाइल टास्क फोर्स ने इस घटना की जानकारी कमांड को दी और उन्हें पता था कि उनका अगला मिशन अब क्या होने वाला है। उन्हें इंसर्जेंसी स्प्लिंटर सेल को ट्रैक करके 939 को वापस लाना था। इस मिशन में रिस्क बहुत ज्यादा था क्योंकि अगर वो कामयाब ना हुए तो केओस इंसर्जेंसी उन जीवों को अपने कंट्रोल में रखकर अनलिमिटेड डैमेज पहुंचा सकता था। लेकिन दी केओस इंसर्जेंसी दरअसल है क्या, ये क्या चाहते हैं और ये एनोमलीज को क्यों चुरा रहे हैं? दी केओस इंसर्जेंसी SCP फाउंडेशन के खिलाफ लड़ने वाला एक रहस्यमयी ग्रुप है। ये ग्लोबल अकल्ट कोलिशन से अलग है जिसे 7वें अकल्ट वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस द्वारा एनोमलीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्रिएट किया गया था। सरपेंट्स हैंड भी एक अलग ग्रुप है जो एनोमलीज को नॉर्मलाइज करके उन सीक्रेट ग्रुप्स को खत्म करना चाहता है जो एनोमली और रियलिटी को सेपरेट रखते हैं। GOC और सरपेंट्स हैंड दोनों के ही मिशन स्टेटमेंट्स और आइडियल्स बहुत ही क्लियर हैं, लेकिन केओस इंसर्जेंसी अपने बिलीव्स को लेकर इतना पक्का नहीं है। हमें केओस इंसर्जेंसी के बारे में एक चीज पता है कि ये एनोमलीज को अनप्रेडिक्टेबल एलिमेंट समझने के बजाय टूल्स समझते हैं जिन्हें ये अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा एनोमलीज पाना चाहते हैं। ये जंगलों से एनोमलीज को उठाते हैं या फिर फाउंडेशन से भी उन्हें चुरा लेते हैं। इनके पास फाउंडेशन या GOC जैसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह सपोर्ट और रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन केओस इंसर्जेंसी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है और यह हिंसा का प्रयोग करने में जरा भी नहीं कतराते। अब हम केओस इंसर्जेंसी की बात करें तो फैक्ट्स को अफवाहों से अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ लोग का ऐसा मानना है कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिजेक्ट होने के बाद इन्हें डेवलपिंग वर्ल्ड के कुछ तानाशाह द्वारा सपोर्ट किया जाता है। कई वॉरलॉर्ड्स के फंड्स को यूज करके ये पॉलिटिकल कैदियों और रिफ्यूजीज पर अपनी रिसर्च करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गैर कानूनी तौर पर वेपन्स और इंटेलिजेंस के साथ भी डील करते हैं। फिर ये उन्हीं तानाशाहों की मदद भी करते हैं जिनसे इनको फंडिंग मिलती है। फाउंडेशन को केओस इंसर्जेंसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। इनका स्ट्रक्चर फाउंडेशन के खुद के जैसा ही है। इसे एक मिस्टीरियस डेल्टा कमांड द्वारा लीड किया जाता है। इसको हेड करने वाले फिगर को द इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। गामा क्लास के पर्सनल डेल्टा कमांड के ऑर्डर्स मानते हैं। बीटा क्लास के पर्सनल फील्ड ऑपरेटर्स होते हैं और फिर होती है अल्फा क्लास
इन्हें तोपों का चारा बनने के लिए फोर्स किया जाता है और ये ज्यादा से ज्यादा अनोमलीज को ट्रैक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंसर्जेंसी के पास पहले से ही कई सारी पावरफुल एनोमलीज हैं। इनमें बेल ऑफ एंट्रोपी शामिल है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके इफेक्ट काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, और स्टाफ ऑफ हम्स, एक ऐसा अनोमलस ऑब्जेक्ट जो किसी भी चीज को छूने पर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर्म कर सकता है। केओस इंसर्जेंसी पैसे, पावर और मिलिटराइज्ड एनोमलीज के साथ और ताकतवर होता जा रहा है। उनका गोल क्या है? पूरी दुनिया को डोमिनेट करना। इसके बारे में जो बाकी डिस्क्रिप्शन है वो थोड़े चैरिटेबल हैं। ऐसा बताया गया है कि शुरुआती दिनों में यह हिंसक एससीपी फाउंडेशन के खिलाफ एक रेबिलियन की तरह था। हमें लगता है कि यह अफवाह केओस इंसर्जेंसी द्वारा खुद ही फैलाई गई है ताकि उनकी इमेज थोड़ी पॉजिटिव बनी रहे। ऐसा बताया गया है कि शुरुआती दिनों में ये हिंसक एससीपी फाउंडेशन के खिलाफ एक विद्रोही की तरह था। असलियत में जो सच्चाई है वो कहीं बीच में है। खतरा ज्यादातर अंदर से ही आता है और केओस इंसर्जेंसी के साथ भी यही हुआ। ऐसी कांस्टेंट इंटरप्रिटेशन कि जब केओस इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई थी तो इसके सदस्य फाउंडेशन के ही कुछ रोग एलिमेंट्स थे, और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि आज भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके कनेक्शंस मौजूद हैं। लेकिन फाउंडेशन के कुछ ऊपरी लोगों के बीच एक सीक्रेट है। केओस इंसर्जेंसी का क्रिएशन उतना भी अननोन या अनजान नहीं है जितना कि हमें लगता है। जी हाँ, खतरा हमेशा अंदर से ही होता है। जब आप केओस इंसर्जेंसी के ओरिजिन के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको दो तारीखें बार बार दिखेंगी, 1924 और 1948। एससीपी फाउंडेशन के ऑफिशियल लाइन के अनुसार 1924 केओस इंसर्जेंसी के डिफेक्शन की तारीख है और 1948 में केओस इंसर्जेंसी ने फाउंडेशन के खिलाफ वायलेंट रेड्स की पहली सीरीज शुरू की थी। लेकिन ये सब केवल आधा सच है। केओस इंसर्जेंसी की कहानी में ये दोनों तारीखें महत्व रखती हैं, लेकिन इनकी वजह बिल्कुल अलग है। 1924 में O5 काउंसिल ने केओस इंसर्जेंसी को क्रिएट किया था और तब इसे केवल दी इंसर्जेंसी ही कहा जाता था। फाउंडेशन की कमांडिंग अथॉरिटी द्वारा ही फाउंडेशन के दुश्मन को क्यों क्रिएट किया जाएगा? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि उस समय इंसर्जेंसी का पर्पस बहुत ही अलग था। इन्हें बाकी फाउंडेशन और खास तौर पर एथिक्स कमेटी से छुपकर कुछ गलत काम करने थे। इनके मेंबर्स को मोबाइल टास्क फोर्स अल्फा 1, जिसे रेड राइट हैंड भी कहा जाता है, उससे रिक्रूट किया गया था। O5 की पॉकेट में एक बहुत ही सीक्रेट MTF है। 24 सालों के लिए इन्होंने फाउंडेशन की इंटरनेशनल रेपुटेशन को बचा कर रखते हुए O5 के लिए सारे गलत काम किए। ये सब वफादार सोल्जर्स थे, लेकिन फिर इन्हें एक नया मास्टर मिल गया, द इंजन। ये एक अनोमलस ऑब्जेक्ट है जिसने इंसर्जेंसी के माइंड्स को इन्फेक्ट कर दिया। इस ग्रुप का ह्यूमन लीडर, जिसे इंजीनियर कहा जाता था, वो पूरी तरह से इंजन का पपेट है। केओस इंसर्जेंसी के मेंबर्स को भी इंजन के सारे प्लान्स के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन तब से इंजन इन्हें ऑर्डर दे रहा है। 1948 में इंसर्जेंसी डिफेक्ट कर गई थी, तब से ये केओस इंसर्जेंसी बन गए और अब ये एससीपी फाउंडेशन के लिए एक मुसीबत है। ये रेड्स, असैसिनेशन और अपने बिहेवियर से रियलिटी को डैमेज करने की धमकियां देते रहे हैं, और अब SCP-939 की मदद से ये एमनेस्टी का भी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। फाउंडेशन ने पहले से ही खुद को 939 के एस्केप के लिए तैयार कर रखा था और एरिया 12 के सभी जीवों में सब डर्मल ट्रैकर्स लगवा दिए गए थे। तुरंत ही कई सारे मोबाइल टास्क फोर्सेस को 939 को फिर से वापस लाने के लिए डिस्पैच कर दिया गया था। उन्होंने न्यू मैक्सिको के एक वेयरहाउस में सिग्नल्स को ट्रैक किया और टास्क फोर्स के मेंबर्स अंदर जाकर गामा और बीटा क्लास वाले केओस इंसर्जेंट से लड़ने लगे। डेल्टा क्लासेस ने पीछे वाले डब्बों और पाइप से बाहर निकलकर बिना अपनी जिंदगी और सेफ्टी की परवाह किए फायरिंग शुरू कर दी। सब इंजन के गुलाम बन चुके थे। ये कॉम्बेटेंट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और खतरनाक थे। इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल फाउंडेशन के मोबाइल टास्क फोर्स की तरह हुई थी। फाउंडेशन के कई सारे सैनिकों को क्रॉस फायर की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार वो उस दिन जीत गए थे, जिन्होंने केओस इंसर्जेंसी को हराकर चुराए गए 939 को फिर से कैप्चर कर लिया था। उस लड़ाई में जो इंसर्जेंट्स घायल हुए थे, उनमें से कई एरिया 12 के ही पर्सनल थे। ये इंसर्जेंसी के लिए डबल एजेंट्स थे। मरते समय भी उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिरी सांस तक उन्होंने फाउंडेशन की खिलाफत की है। ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि फाउंडेशन के अंदर कितने और केओस इंसर्जेंट्स अंडरकवर हैं। पास में पड़े हुए एक इंसर्जेंट को कई सारी गोलियां लगी थी, पर फिर भी वो हंस रहा था। जब टास्क फोर्स के ऑपरेटर्स उसके पास गए तो उसने कहा कि झूठ और सीक्रेट से रिलेटेड फाउंडेशन को जो ऑब्सेशन है वो एक बीमारी है। हर चीज की फेट में केओस और एंट्रोपी ही है, और ये कॉमन सेंस की बात है।
कि एनॉमलीज को अपने फायदे के लिए यूज किया जा सकता है। केओस इंसर्जेंसी द्वारा बनाई जाने वाली नई दुनिया में इंसान ही यूनिवर्स के असली मास्टर्स होंगे, ना कि वो लोग जो नॉर्मैलिटी नाम का झूठ फैलाते हैं। कुछ ही देर बाद वो मर गया और टास्क फोर्स फिर से 939 को सुरक्षित वापस लाने के काम में लग गई। ये वाकई में एक सवाल है कि केओस इंसर्जेंसी के ट्रूप्स आखिर किन चीजों में यकीन रखते थे। आखिरकार द एनॉमलस इंजन, उन्हें डिटेक्ट करने वाली ताकत तो हम इंसानों की समझ से परे है। इंजीनियर्स को भी अपने मास्टर के ग्रैंड प्लान के स्कोप के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर हम लोग खुशकिस्मत रहे और अगर केओस इंसर्जेंसी के गोल्स पूरे ना हुए तो हमें भी कुछ नहीं पता चलने वाला है। SCP फाउंडेशन के रहस्यमयी दुनिया के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए SCP-5000 क्यों और SCP-3000 अनंत शीशा भी चेक करें।